नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज की जो हमारी क्लास है, आज आप ये देख सकते हैं साइकोलॉजी आपके पास यहाँ पर है। साइकोलॉजी की थ्योरी हम देखेंगे और जो कि स्पेशली रहेगी आपके पास HP टेट के लिए, चाहे आपके पास मेडिकल नॉन मेडिकल TGT आर्ट्स या फिर GBT आपका हो। दूसरा TGT JBT कमीशन के लिए भी थ्योरी वाला सेक्शन रहता है, तो वो भी कवर हो जाएगा। CTET की अगर आप तैयारी कर रहे हो, CTET में भी थ्योरी सेक्शन रहता है, तो CTET पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपका हो जाएगा। UGC नेट में एजुकेशन का पेपर दे रहे हो तो यहाँ पे इसका कुछ एक भाग कवर हो जाएगा। इवन आपके पास UGC नेट का जो पेपर 1 है, पेपर 1 में बहुत से क्वेश्चन आपके थ्योरी सेक्शन है, जैसे कि मैस्लो की हायरार्की ऑफ थ्योरी एज ए पेशेंट। ये क्लास जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज ए डेमो आपके लिए कर रहा हूँ। ये मानकर चलिए कि आपके पास एग्जाम के समय इसमें रिविजन आपका कंप्लीट होगा, डेमो क्लास आपके हैं। और दूसरा, अगर आप कमीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो कैसे जो थ्योरी वाला सेक्शन आप कवर करोगे। हालांकि TGT JBT कमीशन में थ्योरी वाला सेक्शन अलग रहता है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो फिर दूसरा सेक्शन आपके पास एजुकेशन फिलोसफर जो आपके पास है, इंडियन फिलोसफर भी रहते हैं और साथ ही वेस्टर्न भी रहते हैं। इन दोनों का अलग कॉम्बिनेशन आपके रहता है। यहाँ पर साथ में एजुकेशन कमीशन जो है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर और बिफोर इंडिपेंडेंट, दोनों आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल अभी तो आपके पास सिर्फ थ्योरी सेक्शन का ये डेमो आपके सेक्शन रहेगा। इसमें मैं आपको क्या करूँगा, जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये थ्योरी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट मैं बात करूँगा, पहली थ्योरी से लेकर चलूँगा। और ये जो मैं आपके क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी साइकोलॉजी की जो बुक है, मैंने खुद लिखी है, जो कि आपके पास जल्दी 2025 के एंड तक आपके मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। अभी फिलहाल आपके पास ये ई बुक के रूप में अवेलेबल है। इसमें पहली थ्योरी से हम चलेंगे, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पहले है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जितना समय कम से कम लगेगा उतने में हम बात कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? इवान पेवलो ने। पहला प्रश्न, इवान पेवलो क्या है? बिहेवियरिस्ट है, बिल्कुल बिहेवियरिस्ट है। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? डॉग के ऊपर। ये वाले सिंपल प्रश्न। और दूसरी बात, क्या आपके पास जो है इवान पेवलो ने SR पर बेस ही थ्योरी दी थी? बिल्कुल, SR पर ये बेस थी। SR का मतलब आपके पास स्टिमुलस है, R का मतलब यहाँ रिस्पोंडेंट रहना पड़ेगा। स्टिमुलस आपके पास वो सारी चीजें हैं जो आपको किसी तरह के रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए लालच पैदा करती हैं, तो यहाँ स्टिमुलस का यूज आपके किया है। SR थ्योरी पर बेस आपकी इवान पेवलो की ये थ्योरी देखने को मिलती है। इवान पेवलो आपके पास जो है नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है इस थ्योरी के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। हिंदी में इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है या प्राचीनतम अनुबंधन का सिद्धांत में इसको कहा जाता है, तो दोनों आपके एक ही बात है। इंग्लिश में समझना थोड़ा सा ईजी रहता है। ये होगी ये वाली बात। एक एक्सपेरिमेंट था डॉग के ऊपर, डॉग के डाइजेशन सिस्टम पर इन्होंने काम किया था, इससे संबंधित इन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब यहाँ से प्रश्न थोड़े से और पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या इवान पेवलो के जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग में कितने पॉइंट थे, ये प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में हम देखते हैं 5 पॉइंट थे। पहला एक्विजिशन आपके आता है। एक्विजिशन का मतलब है कि डॉग को सिखाया गया कि किस तरह से खाना आएगा, खाना आपके आने से पहले किस तरह से बेल आपके बजेगी। ये चीजें एक्विजिशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। दूसरी अगर हम बात करूं तो दूसरा जो पॉइंट आपके इसमें रहता है जनरलाइजेशन का। जनरलाइजेशन में क्या हुआ, एक सामान्यकरण आपके देखने को मिला कि डॉग को ये समझ नहीं आ रहा था किस बेल पर खाना आएगा, सारी बेल उसके लिए एक समान आपके लग रही थी। तो दूसरा पॉइंट जनरलाइजेशन का। तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में उसको डिस्क्रिमिनेशन आपकी, यानी कि आपके पास उसको पहचान करनी सिखाएगी कि किस एक पर्टिकुलर बेल पर खाना आएगा। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ आपके पास है एक्सटेंशन। जितनी चीजें सीखी थी वो सारी चीजें उसको भूलने पर मजबूर किया गया। और जब एक्सटेंशन हुआ फिर हम देखते हैं इसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी यानी कि स्वतः पुनः प्राप्ति। अगर आपके पास कोई चीज आप सीखते हो, उस चीज को सीखने के बाद आप कुछ समय बाद उसको भूल जाते हो, किसी कारणवश उसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में अगर आप वापस उस चीज को गेन करना चाहते हो, वापस उसकी नॉलेज लेना चाहते हो, तो फिर क्या है, आपको इसमें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जो कि पहले से कम समय आपके लगेंगे। ये था इसमें प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस ऑफ लर्निंग के बाद जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से कुछ एक टर्म्स पूछी जाती है, जैसे UCR, UCS, या पहले इसको सिक्वेंस में लिख लेते हैं। UCS पहले लिख लेते हैं ताकि आप इसको समझ पाए, और आपके फिर UCR। UCS मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस और UCR मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस में क्या देखने को मिला, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में अनकंडीशनल स्टिमुलस के रूप में हमें जो है क्या देखने को मिला, फूड देखने को मिला। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के रूप में क्या देखने को मिला, लार, यानी कि सेलिवेशन हमें इस थ्योरी के अंदर हमें देखने को मिला। यह है आपके पास
यूसीएस और यूसीआर। अब आता है सीएस। सीएस एक कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि एक लालच दिया गया। लालच के रूप में हम क्या देखते हैं, देखिए यूसीएस में जब हम खाना देखते हैं, फूड देखते हैं, तो स्वाभाविक है, ठीक है। जब हमने इसको कंडीशनल स्टिमुलस बनाया तो हमने क्या किया, फूड के से पहले आपके बेल बजाए थे। फूड प्लस बेल क्या है, ये कंडीशनल स्टिमुलस है। रिस्पॉन्स क्या रहेगा, रिस्पॉन्स आपके पास वही सेलिवेशन वाला। जब भी आपके पास जो है यहां पर यूसीएस और सीएस की बात आती है, दोनों में एक सिचुएशन क्या है, पहले में फूड था, बिल्कुल था, दूसरे में भी फूड है लेकिन कंडीशन एक जोड़ी गई है, बेल। दूसरी बात यूसीआर में हम क्या देखते हैं, सेलिवेशन हुआ है, और सीआर में भी क्या है, रिजल्ट जो हमें मिला वो सेलिवेशन के रूप में मिला। यानी कि हम ये कह सकते हैं चाहे वो यूसीआर हो चाहे सीआर हो, रिजल्ट जो हमेशा होंगे वो क्या होंगे, हमेशा सेम रहेंगे। बात समझ में आई? जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उन्हीं को बात समझ में आएगी, नए स्टूडेंट को तो नहीं पता लगेगा कि क्या बात चल रही है। तो यहां पर हमेशा क्या है, यूसीआर और सीआर हमेशा दोनों क्या होंगे, ये हमेशा सेम रहेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक छोटे बच्चे की अगर मैं बात करूं, छोटा बच्चा इंजेक्शन लगाने से रोता है, उसको दर्द होता है, और वही बच्चा अगली बार अगर उसको हमने कहा कि उसे इंजेक्शन लगाने ले जा रहे हैं, बिना दर्द के वो डर के मारे रोने लग जाता है। तो दोनों सिचुएशन में बच्चा रो तो रहा है और रोने से आंसू आ रहे हैं। तो यहां पर आपके पास क्या है, सिचुएशन दोनों बार सेम रहेगी, स्टिमुलस आपके पास हो या फिर नहीं हो, आर्टिफिशियल स्टिमुलस हो या नेचुरल स्टिमुलस हो, जो रिस्पॉन्स मिलेगा रिस्पॉन्स हमेशा सेम मिलेगा। तो ये थी पहली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। डिटेल में मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में देख लेना। दूसरी थ्योरी पे बात करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है ये दी थी बीएफ स्किनर ने। यहां पर मैं आपको सिर्फ डेमो थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे इसको याद रखेंगे। बीएफ स्किनर की ये थ्योरी है, ये है आर स्पेस। ये एसआर थ्योरी पर नहीं है, एसआर जो बॉन्ड बनाया था वो थॉर्नडाइक ने बनाया था, वो अलग है थॉर्नडाइक वाला, इसको अलग आपने ध्यान रखना है। एसआर बॉन्ड किसने बनाया, थॉर्नडाइक ने बनाया है। इसी एसआर पर बेसिक क्लासिकल कंडीशनिंग भी थी, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग बेशक ये बिहेवियरिस्ट है, ये भी एक व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी हमने इवान पेवलो भी देखे, व्यवहारवादी हम बीएफ स्किनर भी देख रहे हैं। व्यवहारवादी की जब भी बात आती है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जीवी वॉटसन, जीवी वॉटसन भी व्यवहारवादी हैं। आगे हम थॉर्नडाइक की बात करेंगे, थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी हैं, इनकी हम बात करते रहेंगे साथ साथ। तभी फिलहाल बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग देख रही है, जिन्होंने ये माना कि पहले आपको रिस्पॉन्डेड रहना पड़ेगा, रिजल्ट तो आपको बाद में मिलेंगे। किसी भी तरह के स्टिमुलस के द्वारा अगर हमें रिजल्ट की प्राप्ति होती है तो वो फिर आपके पास क्या है, उसको हम एक्चुअल में नहीं मानेंगे कि वो सही रिजल्ट है, ऐसा मानना था बीएफ स्किनर का। बीएफ स्किनर ने जो एक प्रयोग किए थे, चूहे पर किया था, एक कबूतर पर किया था। दोनों प्रयोग में हमने एक चीज देखी, हमने क्या देखा था, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो जहां पर आपके पास जो रेट था, चूहा था, चूहे ने भी आपके पास एक तरह की प्रतिक्रिया दी, चाहे भूख लगने के बाद उछल कूद की, संयोगवश बाद में पैर पड़ जाता है, उसको रिस्पॉन्स के रूप में खाना मिल जाता है। दूसरी ओर कबूतर ने भी एक निश्चित तरह का व्यवहार प्रस्तुत किया। जब ये इस तरह का व्यवहार प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद ही इनको कुछ ना कुछ उपहार में मिलेगा, जो कि हम बीएफ स्किनर की थ्योरी में हम क्या देखते हैं, रिइंफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। रिइंफोर्समेंट भी दो तरह के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो सकता है और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आपके पास हो सकता है। ये दोनों तरह के रिइंफोर्समेंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये हमें किस में देखने को मिलता है, बीएफ स्किनर की थ्योरी में। ये बीएफ स्किनर की थ्योरी आपके पास थी, जो कि एसआर पर बेस्ड थी। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात की गई है और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी आपके पास इसने जो काम किया था, थॉर्नडाइक का लॉ था, एक लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट के नियम पर किसने काम किया है, बीएफ स्किनर ने। ये दिया किसने था, ये दिया थॉर्नडाइक ने था। थॉर्नडाइक ने इस पर काम किया था। थॉर्नडाइक ने तीन तरह के लॉज की बात की है, प्राइमरी लॉज के अंदर ये लॉ इफेक्ट आता है। बीएफ स्किनर ने इसको सिद्ध किया कि प्रभाव या तो बेहतर पड़ेगा या फिर आपके नहीं पड़ेगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप किसी क्लास में आप ज्वाइन करते हो, कोई डेमो क्लास है, चाहे आपके पास कोई और भी है, कोई एग्जाम आपने दिया है, वो एग्जाम अगर आप देते हो, उस एग्जाम को देने के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहे तो आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप उस दोबारा रिजल्ट को दोहराने का प्रयास करेंगे। अगर आपके अनुकूल नहीं रहे रिजल्ट, तो आप उस तरह के रिजल्ट से बचने की कोशिश करोगे, यानी कि किसी भी तरह के फेलियर से आप बचने का प्रयास करोगे। आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई एक रिइंफोर्समेंट के रूप में कुछ चीज मिलती है, तो अगर अब बेहतर रहा होगा तो आप उसको दोहराने की कोशिश करोगे, बार बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सपीरियंस खराब रहा तो उस एक्सपीरियंस से आप निस्संदेह बचना चाहोगे। तो ये प्रभाव के नियम पर काम किया था बीएफ स्किनर, ये थॉर्नडाइक की
थ्योरी से आपके इसको लिया गया है। फिर आते हैं थॉर्नडाइक की ही बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी, कौन सी दी थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है? यह है यल थॉर्नडाइक की। इन्होंने जो आपके पास क्या कहा कि बार बार जब आप प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करने से क्या होगा? आपके एरर्स कम होते चले जाएंगे। तो एरर्स आपके जो कम होंगे वो किसके बेस पर होंगे? आपके ट्राई करने पर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? केट के ऊपर। और केट के लिए जो है एक फिश का टुकड़ा बाहर रख दिया था, जो कि क्या काम कर रहा था? मोटिवेशन का काम कर रहा था। मोटिवेशन किस तरह की मोटिवेशन उसको मिलेगी? उसकी जो फ्रेगनेंस थी, स्मेल थी, जो फिश की जो स्मेल जा रही थी वो मोटिवेशन का काम कर रही थी केट के लिए, ताकि केट उत्तेजित रहे। इस थ्योरी के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि यहां पर भी एसआर पर बेस काम किया गया था, स्टिमुलस आपके प्रयोग किया गया था। और स्टिमुलस के रूप में हम क्या देखते हैं? फिश आपके देखने को मिलती है। एक पिंजरे के अंदर उस बिल्ली को रख दिया गया था और उस बिल्ली से बाहर आने के लिए बिल्ली क्या कर रही थी? उछल कूद कर रही थी। एक निश्चित स्थान पर जब उसका पैर पड़ता है तो लीवर पर पैर दब जाता है और बिल्ली क्या है? उस पिंजरे से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आ गई उसके बाद दोबारा वही प्रोसेस आपके अपनाया जाता है और बार बार उसी पिंजरे के अंदर उस बिल्ली को डाल दिया जाता है। और अंततः हम क्या देखते हैं कि पहले बिल्ली ने जो है अथक प्रयास किए, बिल्ली जो है इधर उधर पैर मार रही थी और अंत में बिल्ली जो है ये सीख गई कि किस तरह से जो है इसकी जो है दरवाजे खोलने की संभावना रहेगी इस केस की, इस पिंजरे की। तो जब उसने ये सीख लिया, अंततः क्या हुआ कि बिल्ली को केज में डाला जाता है और बिल्ली तुरंत से बाहर आती है। अब देखते हैं हम दो लॉ की बात करते हैं। एक है प्राइमरी और दूसरे हैं सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो लॉज है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब उतने प्राइमरीज जितने इंपॉर्टेंट है उतने सेकेंडरी नहीं है। प्राइमरीज में 3 तरह के लॉज आते हैं। 3 तरह के लॉ कौन कौन से? ये बड़े महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्राइमरी लॉज थॉर्नडाइक के। सेकेंडरी पर हम बात नहीं करेंगे, प्राइमरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि ये 3 लॉ है जो कि किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए आवश्यक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, मैं इसको वैसे ही लिख रहा हूं, आप इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना। लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसके ऊपर आपके बीएफ स्किनर ने काम किया है। और लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। एक्सरसाइज, ठीक है, स्पेलिंग सही लिख लेता हूं, कहीं आप बाद में बोले कि स्पेलिंग आपकी गलत है। तो ये 3 लॉज पर काम किया था थॉर्नडाइक ने। सीधे इसको आसान भाषा में समझाता हूं आपको, यहां पर आराम से देखिए। प्राइमरी लॉज, प्राथमिक जो नियम है, किसी भी व्यक्ति को कुछ सीखना हो, अधिगम करना हो, तो उसके 3 लॉज आपके माने जाते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा कि लॉ ऑफ रेडीनेस, किसी भी व्यक्ति को क्या है? तत्पर रहना पड़ेगा सीखने के लिए। अब आप इस क्लास को देख रहे हो, पहले आपने क्या है? अपना माइंडसेट आपने बनाया कि हमें ये सीखना है। आप पहले रेडी हुए, जब आप तत्पर होगे तभी तो आप सीख पाओगे। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका किसी बीएड जिसने नहीं की है, डीएलएड जिसने नहीं की है, या एजुकेशन की कोई फील्ड में नहीं है, उसको आप इस थ्योरी को पढ़ाकर देखना, वो इस क्लास को देखेगा नहीं। तो पहले क्या है? आप रेडी हो। रेडी किस तरह से हो? पहले तो फिजिकली रेडी हो, दूसरा मेंटली रेडी हो, तीसरा सोशली रेडी हो और फोर्थ इमोशनली रेडी हो। ये 4 एस्पेक्ट रहते हैं किसी व्यक्ति के सीखने के। आपको तत्पर रहना पड़ेगा, शारीरिक तौर पे आप स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास मानसिक तौर पे आपका इतना विकास हो चुका हो कि आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, आपका इतना आईक्यू होगा। सोशली आप रेडी हो कि सोशल चैलेंजेस तो नहीं है आपकी लाइफ में, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस समाज में आप आते हो वहाँ पे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसे कुछ सोशल चैलेंजेस तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है, फिर आपके पास क्या इमोशनली आप रेडी हो? क्या आपके घर में कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी है, आपके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं घट गई है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो? और जब तक उसको नहीं भुला पाओगे तब तक इमोशनली आप स्टेबल हो ही नहीं पाओगे। तो ये आपके पास क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। आपको तत्पर रहना पड़ेगा सीखने के लिए। दूसरा लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं कि प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा। किसी भी जो है सीखी गई चीज के 2 प्रभाव पड़ेंगे। या एग्जाम में आपने दिया, मान लीजिए आपने सीटेट का एग्जाम दिया, मान लीजिए नेट का एग्जाम दिया, अगर आपका पेपर 1 हो गया है तो पेपर 2 के लिए आप ट्राई करोगे। तो यहां पर लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है कि आपको ये प्रभाव जो पड़ेगा वो ये निर्धारित करेगा कि आप आने वाले समय में क्या उस चीज को रिपीट करना चाहते हैं, क्या उसको दोहराना चाहते हैं। अगर पॉजिटिव इफेक्ट था तो निसंदेह आप उसको दोहराने का प्रयास करेंगे। जब सफलता एक बार मिल जाती है, एक बार कोई एग्जाम आपका छोटा मोटा क्रैक हो गया, उसके बाद आपके अगर आप इन सर्विस आ जाते हो गवर्नमेंट के अंदर, तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि सर्विस में आने के बाद दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये क्या है? उनके ऊपर लॉ ऑफ इफेक्ट का प्रभाव पड़ा है।
लॉ ऑफ इफेक्ट का प्रभाव किस तरह से पड़ा है कि वो क्या है, वो पॉजिटिव है, वो इतने पॉजिटिव है कि वो आपके पास हमेशा क्या है, प्रयासरत रहेंगे कि किस तरह से आपके जो है और आपके सक्सेस मिल सके, तो उनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। जबकि अगर आप जो है थोड़े से भी आपको लगता है कि आप फेलियर हो या फिर आपके पास थोड़ा समय कम देने के कारण आपके किसी भी कारणवश आपके जो है एग्जाम नहीं क्रैक हो पाया, तो ऐसे में आप जो है उस तरह की असफलता से बचने का प्रयास करोगे। तीसरा आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में सीधे तौर पर क्या क्या बात की जाती है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आपके पास अभ्यास पर ये डिपेंड करता है, जैसे टाइपिंग वगैरह वाले कोई है, ऐसी चीजें जो कि अभ्यास से आती हैं और उससे एक्यूरेशन आपकी बढ़ती जाती है। तो टाइपिंग का देख लो, आपको बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, मैथ देख लो, आप रीजनिंग देख लो, इसमें क्या है, आपको प्रयास करने होते हैं। तो थॉर्नडाइक की ये लॉ ऑफ लर्निंग के प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी पर हम बात नहीं करेंगे, सेकेंडरी आपने देख लेना। फिर आपके पास थॉर्नडाइक ने और क्या दिया था, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और तीसरा जो इसने कहा था, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है आपके पास, ठीक है, लर्निंग है ये वाला। अब देखिए पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, जब एक जगह कोई चीज सीखी गई है वो चीज किसी दूसरी चीज को सीखने में मदद करे। अगर हेल्प कर रही है कोई भी चीज तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, पहले सीखी गई चीज दूसरी चीज को सीखने में मदद करे। जैसे आपको बाईसाइकिल आती थी, साइकिल आपको आता था, तो स्कूटी या बाइक चलाने में आपको कोई समस्या नहीं आई, उसकी हेल्प ही आपको मिली, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि पहली सीखी गई जो चीज है वो आपको दूसरी चीज को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, इसको कहा जाता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मैं एग्जांपल गाड़ी का देता हूं, गाड़ी में आपके पास जहां पर फर्स्ट गियर लगता है, कुछ गाड़ियों में वहां पर बैक गियर भी लगता है, बड़ी गाड़ियों में। तो ऐसे में हो सकता है कि छोटी गाड़ी चलाने की अगर आपको आदत है तो बड़ी गाड़ी में वहां पर कुछ गाड़ियों में, अधिकतर गाड़ियों में नहीं, कुछ गाड़ियों में वहां पर बैक गियर की भी है। तो ऐसे में पहले जो चीज आपने सीखी थी वो दूसरी बार जब उसको आप यूज कर रहे हो किसी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वहां पर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का वो एग्जाम्पल है कि वहां पर वो बाधा उत्पन्न कर रही है। एक जगह के हिसाब से वो ठीक है चीज, दूसरी जगह के हिसाब से वो बाधा उत्पन्न कर रही है, बार बार आप उसको भूल रहे हैं। या बाइक का एग्जांपल ले लो, बाइक की जगह हमने यहाँ पर बाइक का एग्जांपल लिया था, नीचे बाइक का ले लो। बाइक में कई बार क्या होता है कि गियर आपके डाउन में लगते हैं, और कई बार क्या होता है कि न्यूट्रल के ऊपर आपके गियर लगते हैं, सारे गियर ऊपर को लगते हैं, जबकि कुछ बाइक में क्या है, एक गियर आपके फर्स्ट वाला नीचे को लगता है, बाकी ऊपर को लगता है। जिनको आती है चलानी वो समझ पा रहे हैं, अगर आप लड़कियां हैं तो हो सकता है कि आपको ये बात समझ में ना आए, तभी मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल दिया। कुछ भी आप मानकर चलिए कि अगर पहले सीखी गई चीज दूसरी चीज को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फिर आता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक ऐसी न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज आप ले रहे हो कि जिसका पुरानी किसी भी तरह की जो है नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, ना तो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना ही पॉजिटिव, वो एक नया तरह का आपके लर्निंग होगी, नई तरह की अधिगम होगी, उसको कहा जाता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसके ऊपर पहले सीखी गई चीज का कोई भी प्रभाव आपके ना पड़े। तो ये थी थॉर्नडाइक की हमने थ्योरी देखी, थोड़ी मोटी मोटी बात कर रहा हूं, ज्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं कर सकते हैं, आप सभी को पता है। फिर आते हैं अगली थ्योरी पर। अगली थ्योरी जो हम देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरी आपकी आती है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये तीन व्यक्ति थे, वर्दिमर, कोहलर, कोफा। ये सभी क्या थे, गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट कह लीजिए, या गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित। जैसे व्यवहारवादी विचारधारा है वैसे गेस्टाल्टवादी हैं, ये तीनों आपके आते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सुल्तान पर। सुल्तान कौन है, सुल्तान एक चिंपैंजी है, एक बंदर, चिंपैंजी जो है, बंदर तो नहीं है, चिंपैंजी है, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इनसाइट थ्योरी में, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसमें एक पिंजरे के अंदर उसको डाल दिया, उसको सोचने समझने में मजबूर किया गया कि किस तरह से केलों को प्राप्त करे। उसके छत के ऊपर केले लटका दिए, और जब छत पर केले लटका दिए तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और जो बॉक्स वगैरह आपके पड़े थे उस जो है कमरे के अंदर, उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर, उसने उसको इकट्ठा किया और उस केले को प्राप्त किया। ये पूरी तरह से अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। इसमें सीधे तौर पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जब व्यक्ति के पास समस्या होगी तो उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति क्या करेगा, निरंतर अपने माइंड में प्रोसेस में सोचता रहेगा। कई बार आपने देखना, कई बार आपके जो है किसी व्यक्ति का नाम आपको याद नहीं आएगा, आप मिल गए व्यक्ति से, बातचीत होगी लेकिन पूछ नहीं पा रहे हो कि कौन हो आप, और आपको ये भी याद है कि मैं मिला था लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो है माइंड प्रोसेस में वो चला रहेगा, 2-3 दिन बाद भी आपको याद आ सकता है। ये क्या है, इनसाइट
जो है आपके लर्निंग इनसाइड थ्योरी यही कहती है कि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत ये कहता है कि किस तरह से आप अपनी समस्याओं के समाधान तक पहुंच सकते हैं। माइंड आपके बैकग्राउंड में आपके प्रोसेस करता रहता है। तो सीधे प्रश्न यहां से बनता है कि इनसाइड थ्योरी किसने दी है? वर्दीमल, कोहलर, कोफा द्वारा दी गई है। हालांकि कोहलर का इसमें ज्यादा नाम रहता है क्योंकि उसकी जो बुक है, बुक द्वारा उसमें प्रकाशित किया था उसने इस थ्योरी को, तो यहाँ पर सीधे तौर पर यह है और ये व्यवहारवादी आपके देखने को मिलते हैं। फिर अगली जो थ्योरी हम देखते हैं वो देखते हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है ये सिर्फ जीन पियाजे ने नहीं दी है। एक तो आपके पास पियाजे है, दूसरे ब्रूनर है, तीसरे वाइगोत्स्की, तीन की हम बात करेंगे, तीनों के साथ साथ हम बात कर लेंगे। पियाजे की जो थ्योरी से प्रश्न बनता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत की जो अवस्था है पियाजे कहते हैं, उससे प्रश्न बनता है। कितनी अवस्थाओं की बात करते हैं? 4 अवस्थाओं की बात करते हैं। ब्रूनर की अगर मैं बात करूं, ब्रूनर ने कितनी अवस्थाओं की बात की है? 3 की। वाइगोत्स्की ने कितने कॉजेज बताए हैं? 3 बताए। ऐसे प्रश्न बनते हैं। इन सभी की जो है 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी? जैसे जीन पियाजे की पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर आपके पास जीन पियाजे की पहली स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज है। दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज रहती है और तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और जो फोर्थ है वो आपके पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 स्टेज किसकी हैं? जीन पियाजे की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर ब्रूनर की हम बात करते हैं। ब्रूनर ने आपके पास 3 तरह की स्टेज की बात की है। कौन कौन सी है? पहले को उसने कहा इनेक्टिव स्टेज, दूसरे को उसने कहा आइकॉनिक, और तीसरे को उसने कहा सिंबॉलिक स्टेज। ये 3 स्टेज किसकी हैं? ये ब्रूनर की है। वाइगोत्स्की का देखते हैं। वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कौन कौन से? लैंग्वेज, सोसाइटी और कल्चर, ये 3 एस्पेक्ट माने हैं वाइगोत्स्की ने। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये मोटी मोटी बातें यही, बाकी पियाजे से स्कीमाज, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं कि क्या है। और मोरलिटी के आधार पर आप मोरलिटी में क्या क्या कहते हैं पियाजे, वो एक बहुत लंबा विषय फिर आपके पास हो जाएगा। फिलहाल मोटी मोटी बातें ये कि कितनी कितनी स्टेज किसने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और इन स्टेजेस के कई बार एज भी पूछी जाती है, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है कितने से कितने की है, इनेक्टिव स्टेज आपकी जो ब्रूनर वाली है वो कितने से कितने की है। इस तरह के प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर आपके पास अगली जो थ्योरी है, अगली थ्योरी, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। वाइगोत्स्की में एक जेडपीडी वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जेडपीडी, ये एक जोन आपके बताया जाता है कि किस जोन के अंदर कौन सा बच्चा आपके आएगा। इसमें 3 तरह के रहते हैं, 3 जोन में ये डिसाइड रहता है। पहला जोन आप इसको ऐसा मान के चलिए, दूसरा और तीसरा ऐसे। पहला जो ये जोन है, मान लीजिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ये ब्लैक वाला जोन है, ये ऐसे टास्क हैं बच्चे के लिए जो बच्चा खुद कर सकता है। ये इस ब्लैक वाले जोन में बच्चा फिर आएगा जो खुद बच्चे कर सकते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 5 तक की क्लासेस में आपने ये चीज़ें देखी होगी। दूसरा जोन मैं आपके क्या करता हूँ, दूसरे जोन को मैं रेड कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये रेड कर दिया पूरा का पूरा जोन। ये ऐसा जोन है कि आपके पास यहाँ पर जो है बच्चे टास्क कर पाएंगे, लेकिन कैसे कर पाएंगे? किसी की हेल्प से, किसी की हेल्प से। एक तो आपके जो है इसकी इंक खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, इसमें रिफिल इसको करना पड़ेगा। इसमें क्या है? हेल्प, किसी भी, और हेल्प के लिए हम स्कैप फोल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? जैसे आप अभी क्लास देख रहे हो, क्लास देखने के बाद आपको क्या है, एक हेल्प मिल रही है साइकोलॉजी की थ्योरी समझने में। अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो तब भी समझ पा रहे हो, अगर आप बहुत आगे तक जा रहे हो तो रिवीजन आप इसका कर रहे हो। तो यहाँ पर एक स्कैप फोल्डिंग जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है। जैसे मैं एक टेम्परेरी सपोर्ट की तरह आप सभी के बीच हूँ, आपको मैं क्लासेस लगा रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, एक टेम्परेरी सपोर्ट है। बाद में आपकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद आप मुझे नहीं पूछोगे। तो स्कैप फोल्डिंग एक टेम्परेरी सपोर्ट रहता है अपने गोल तक पहुँचने के लिए। तीसरा जो ये लेवल है, कांट डू दिस, किसी भी हेल्प से ये कर ही नहीं सकते। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरा जो आईक्यू है सामान्य है, 90 से लेकर 110 के मध्य मेरा आईक्यू है। तो मेरा सामान्य आईक्यू है अकॉर्डिंग टू टर्मन। मैं आप खुद को मानता हूं कि सामान्य आईक्यू वाला मैं हूं। तो मुझे जो है कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ आपके नहीं आती हैं। जैसे मुझे पता है कि जितने में एग्जाम है, मैं कौन कौन से एग्जाम निकाल सकता हूँ, कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो मुझे जितना पता है कि मैं किसी की हेल्प से वो वाले कर लूँगा तो इस जोन में आऊँगा। खुद में निकाल सकता हूँ तो पहले वाले जोन में, किसी टीचर की मदद से, कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद से तो दूसरे वाला। तीसरा जो लेवल है ये मैं कर ही नहीं सकता। जैसे मुझे पता है कि नीट का एग्जाम में निकाल ही नहीं सकता,
CDS का एग्जाम में निकाल नहीं सकता, हालांकि अब तो एज भी आपकी होगी, अब तो चलो निकाल लेंगे, उस समय के हिसाब से मैं अपने आपको बताऊं तो इस तरह के एग्जाम जैसे नीट का हो गया, UPSC का हो गया, ऐसे एग्जाम मुझे पता है कि मेरे हो नहीं पाएंगे। आपको भी अपना पता है कि कौन से एग्जाम आप निकाल सकते हो कौन से नहीं, तो जो किसी भी मदद के आधार पर भी नहीं निकाल सकते हैं, इसमें आपके पास थर्ड जोन के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। तो ये है आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक जोन बन गया है कि किस जोन के अंदर आप हो, कितनी चीजें आप कर सकते हो किसी की हेल्प से, कितनी चीजें आप खुद कर सकते हो और कितनी चीजें ऐसी है कि जो आप बिल्कुल भी किसी की हेल्प से भी आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपके पास क्या है, इस तरह से आपके पास ये थॉर्नडाइक की थ्योरी देखने को मिलती है। अगली थ्योरी की बात करेंगे। अगली जो थ्योरी हमारे पास है, अगली थ्योरी हमें देखने को मिलती है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉरल डेवलपमेंट की, मॉरल डेवलपमेंट ये किसकी है, कोलबर्ग की है। अब यहां से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, मॉरल डेवलपमेंट की जो कोलबर्ग की थ्योरी है इसमें कितने लेवल है, 3 लेवल है। कैसे याद रखेंगे, पहला है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल आपके दूसरा है, इससे पहले है प्री कन्वेंशनल और इसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल। हो गया याद, कोई समस्या नहीं है। प्री कन्वेंशनल पहला, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा आपके पास पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 लेवल आपके देखने को मिलते हैं, जो कि डिवाइडेड है आपके पास 6 स्टेजेस में। कितनी स्टेजेस में आपके डिवाइडेड है, 6 स्टेजेस में आपके डिवाइडेड है। पहली स्टेज का नाम क्या है, इसके अंदर भी 2 स्टेजेस हैं, इसके अंदर भी 2 स्टेजेस हैं, 3 और 4, इसके अंदर भी 2 स्टेजेस हैं, 5 और 6। ये ऐसे प्रश्न यहां से बनते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट की जो पहली स्टेज है, पहला जो लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में जो स्टेजेस हैं उनके नाम क्या है, पहली स्टेज इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज को आपके क्या कहा जाता है, म्यूचुअल एक्सचेंज की स्टेज। तीसरी जो स्टेज है इसको कहा जाता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और जो 4th स्टेज है ये है सोशल सिस्टम। 5th स्टेज की अगर मैं बात करूं तो 5th स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और 6th जो स्टेज है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये 6 आपकी स्टेजेस रहती है मॉरल डेवलपमेंट में, कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट है। कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट्स में से यहां से प्रश्न आपके बनते हैं, साथ में मॉरल डायलेमा, मॉरल रीजनिंग से भी प्रश्न बनते हैं कि क्या मॉरल डायलेमा है, क्या मॉरल रीजनिंग है, यहां से भी कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं। बच्चों में मॉरलिटी कहां पे होती है, कहां पे नहीं होती है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि हम देखें तो स्टार्टिंग की जो आपके फर्स्ट में हमने प्री कन्वेंशनल जो लेवल देखा, उसमें बच्चे में मॉरलिटी 0 रहती है, जबकि लेवल 2 में आपके पास जो कन्वेंशनल लेवल है उसमें मॉरलिटी बच्चे में रहती है। और जो आपके लेवल 3 है, लेवल 3 में आपके पास जो मॉरलिटी पीक पे होती है, वहां पर अपने अकॉर्डिंग बच्चा डिसीजन लेता है, जो कि अब बच्चा ना रहकर बच्चा बड़ा हो चुका है। अगली थ्योरी, अगली थ्योरी हम देखेंगे एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इसको साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, मैं इसको कहूँगा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको इस नाम से भी जाना जाता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, एरिक्सन की है, एरिक्सन की थ्योरी है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, एरिक्सन के लगता है, ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी इंपॉर्टेंट है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी कहा जाता है। अब इसको मैं लाइफ स्पैन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी लाइफ का स्केच इसने बना दिया था। पूरी लाइफ में आपके पास क्या क्या घटनाएं घटेगी और उन घटनाओं के बेस पर आपके क्या क्या उसमें परिवर्तन होने चाहिए वो इसने बताया था। जैसे इसने आपकी पूरी लाइफ को कितने भागों में डिवाइड किया है, 8। अब 8 के 8 में 2 चीजें होगी, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। एक अवस्था आपके पॉजिटिव मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी, गुड मानी जाएगी, और दूसरे को हम कह सकते हैं कि दूसरी आपके पास क्या है, दूसरी बैड है या फिर उससे कम अच्छी है, ऐसे हम कह सकते हैं। जो पहली आपके पास है, पहली आपके पास है इन्फेंसी, इन्फेंसी स्टेज। सभी को पता है इन्फेंसी स्टेज क्या होती है। इन्फेंसी जो स्टेज होती वो आपके पास 2 जो बच्चे की छोटी अवस्था होती है, जो बच्चा बिल्कुल शिशु अवस्था में होता है, 0 से लेकर 2 ईयर के आसपास, इसको मानकर चलिए इन्फेंसी जो स्टेज होगी। इन्फेंसी स्टेज में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे में 2 चीजें डेवलप होती हैं, या तो ट्रस्ट होगा या फिर मिसट्रस्ट होगा। अब आपने याद रखना, ये ट्रस्ट अच्छी बात है और मिसट्रस्ट गंदी बात है। गंदी बात तो मतलब क्या है, थोड़ी बुरा इसको हम कह सकते हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो विकास के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो ट्रस्ट है, बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, ना कि मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वाले बच्चे किसी के पास भी चले जाएंगे, मिसट्रस्ट वाले किसी के पास नहीं जाएंगे। ये सभी के साथ घुल मिल सकते हैं, वह खेलते रहते हैं, किसी भी परिवार के सदस्य के साथ चले जाएंगे। मिसट्रस्ट वाले बच्चे किसी के पास नहीं जाएंगे। उसके साथ जो है
कुछ रीज़न हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहूँ, हो सकता है कि कोई बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते गलती से उसको चोट लग गई। चोट का दर्द इतना ज़्यादा था कि बच्चे में ट्रस्ट होने के बाद मिसट्रस्ट पैदा हो गया और बच्चा उसके बाद कभी खेलने गया ही नहीं। वो बच्चा क्या है, माँ के साथ चिपका हुआ है, तो मिसट्रस्ट में वो बच्चा है। जबकि ट्रस्ट आपके पास धीरे धीरे उसमें लाया जा सकता है। अगर परिवार के सदस्यों के पास कोई बच्चा नहीं आता है, किसी और के पास बच्चा जाने से डर रहा है, तो आपने क्या करना है कि उसमें ट्रस्ट किसी ना किसी तरह से पैदा करना। ये ट्रस्ट वाली स्टेज अच्छी मानी जाती है। अगर आप जो है एक घर में हो, परिवार में हो, जाहिर सी बात है आपको कोशिश करनी है कि बच्चे में क्या है, ट्रस्ट पैदा हो, मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी स्टेज, ये तो हो गया इन्फेंसी। दूसरी स्टेज आपके पास है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड इसको कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में भी दो चीजें रहती हैं। एक रहती है आपके पास ऑटोनॉमी और दूसरा आपके रहता है शेम एंड डाउट। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि समय आपके कम है। ऑटोनॉमी और शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी में बच्चे छोटी मोटी चीज़ें खुद करते हैं। क्या क्या करेंगे, जैसे बच्चे अपने जो है खुद के जो है कपड़े वेयर करने लग जाएंगे, कपड़े पहनने खुद के स्टार्ट कर देंगे, खुद से अपने सॉक्स लगाने शुरू कर देंगे, खुद से जो है अपने शूज़ लगाने की कोशिश करेंगे, लेसिस बांधने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे हैं ऑटोनॉमी वाले। एक दूसरे बच्चे हैं जो कि कुछ काम करेंगे नहीं। मान लीजिए आप सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में आप बच्चे को बिठा दीजिए नहाने। जो ऑटोनॉमी वाले बच्चे हैं तो वो तो आपके आने से पहले पानी ख़त्म भी कर सकते हैं। और दूसरे बच्चे शेम एंड डाउट वाले, ये बच्चे प्रयास नहीं करेंगे, ठंड में ठिठुरते रहेंगे और डर के मारे ये नहीं करेंगे कि जो है मुझे ठंड लग रही है, मुझे जल्दी नहा दीजिए, इस तरह की कोई भी बातें। यानी कि ये बच्चे खुद से कोई प्रयास नहीं करेंगे, ना तो अपने कपड़े पहनने का प्रयास करेंगे, ना ही आपके पास अपने शूज़ डालने का प्रयास करेंगे। ये शेम एंड डाउट वाले बच्चे हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे ऑटोनॉमी में होते हैं और हमारा जो रूड बिहेवियर होता है, कई बार जो पेरेंट्स जितने भी होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, रूड बिहेवियर आपकी पेश करते हैं। तो इस रूड बिहेवियर के कारण बच्चे ऑटोनॉमी से कहाँ पर चले जाते हैं, शेम एंड डाउट में चले जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि बच्चों के साथ कभी भी जो रूड बिहेवियर आपके ना रखें। बच्चे अगर ऑटोनॉमी में है, अपनी चीज़ें खुद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर ये अच्छी बात इसको माना जाएगा। ये थी दूसरी स्टेज। तीसरी जो स्टेज थी, तीसरी स्टेज आपके हैं प्री स्कूल। नाम से ही पता लग गया, प्री स्कूल जो स्कूल में जाने से पहले की जो अवस्था है, ये भी दो भागों में डिवाइड रहती है। कौन कौन सी, यहाँ पर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बच्चे छोटे छोटे टास्क खुद करने लग जाएंगे। जैसे कि बच्चे, अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं तो बच्चे आपके साथ खेत में काम करना शुरू कर देंगे। आप सफाई कर रहे हो, बच्चे सफाई शुरू कर देंगे करना। आप मार्केट से सामान ला रहे हो, बच्चे आपके साथ सामान लाने में हेल्प कर सकते हैं, उसको उठाने में हेल्प कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। दूसरे बच्चे होते हैं गिल्ट वाले। गिल्ट वाले बच्चे आपकी हेल्प ही नहीं करेंगे, वो किसी तरह के किसी नए काम को करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हो सकता है कि किसी कारणवश वो गिल्ट में चले गए हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे इनिशिएटिव वाले होते हैं। जैसे इनिशिएटिव बच्चे ने लिया कि मेहमान आए, मुझे पानी पिलाना है, तो बच्चे ने क्या किया, पानी का गिलास उठाए, ट्रे उठाई पानी की, कांच के गिलास हो सकते हैं, चलो कांच के नहीं भी हो गए, स्टील के गिलास आपके हो गए, और ट्रे उठाई पानी की और पानी देने बच्चा चला पड़ा। और जैसे ही वो आपके पास दरवाजे से बाहर आया, उसको ठोकर लगी और बच्चा गिर गया, पानी के गिलास आपके सारे में गिर गए। ऐसे में क्या है कि बच्चे को हो सकता है कि उसके माता पिता या जो भी आपके परिवार के हो, उसमें से कोई एक थप्पड़ दे दे। तो बच्चा इनिशिएटिव ले रहा था अच्छे के लिए, अब आपने उसको लोगों के सामने पीट दिया, तो बच्चा उसके बाद चला गया गिल्ट में। आगे से बच्चा प्रयास ही नहीं करेगा इनिशिएटिव का। तो आपने कोशिश करनी कि बच्चों में इनिशिएटिव रहे, किसी तरह से गिल्ट बच्चे में ना पैदा हो। जिन बच्चों में गिल्ट डेवलप हो जाता है, वो जिंदगी भर अपने माता पिता के पास भी अपनी समस्याएं नहीं बता पाते हैं, इवन डरते हैं, अपने माता पिता से भी वो डरते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी कारणवश गिल्ट डेवलप हो चुका है। वो आपने कोशिश करनी है किसी बच्चे में गिल्ट ना हो। फिर आती है स्टेज 4, स्कूल एज वाले। स्कूल एज की स्टेज 4, इसमें भी दो चीज़ें रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं, इनिशिएटिव हो गया आपके, हाँ, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। या तो इंडस्ट्री पैदा होगी या इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री वाले बच्चे क्या होंगे, वो बच्चे खुद से अपने छोटे मोटे काम कर लेंगे। स्कूल एज में क्या क्या होता है, जैसे अपने लिए नोटबुक ले ली, अपना बैग ले लिया, अपने लिए ड्रेस ले सकते हैं, कोई और चीज़ें हैं वो आपके पास बाय कर सकते हैं, ज्योमेट्री बुक्स ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, आपके नोटबुक अगर ख़त्म हो गई है वो ले सकते हैं, कोई हेल्पिंग बुक लेनी है, ये बच्चे खुद से अपने काम करेंगे। ये कौन से, इंडस्ट्री वाले। इन्फीरियरिटी वाले बच्चे क्या है, डिपेंडेंट रहेंगे अपने माता पिता के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर, कोई उनको ला कर देगा, ये चीज़ें हैं। तो स्टेज 4 मैं जल्द से बताता हूँ। स्टेज 5 आपके पास है एडोलेसेंस को कहा जाता है। स्टेज 5 में भी दो रहती है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, कि बच्चे या तो आइडेंटिटी डेवलप करेंगे या फिर रोल कन्फ्यूजन में फंस कर रह जाएंगे कि उनको लाइफ में आगे जाकर करना क्या है। फिर आता है यंग एडल्टहुड, इसमें भी दो स्टेजेस हैं। इसमें आपके पास इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वाले अपनी फैमिली वगैरह बना लेंगे, फ्रेंड वगैरह बना लेंगे। आइसोलेशन वाले जिंदगी भर अकेले रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा कोई नहीं, उनके अंदर अलगाववाद पैदा हो जाता है। तो अलगाववाद गलत बात है, इंटीमेसी आपकी
अच्छी बात है। मिडिल एडल्टहुड 7th स्टेज है। मिडिल एडल्टहुड में आपके दो चीज़ें रहती है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। जनरेटिविटी आपके पास होगी तो आप कुछ ना कुछ करने का प्रयास करोगे, बेशक आप रिटायर हो चुके हैं उसके बाद भी कुछ आपको करना है। जैसे KFC के फाउंडर आप देख लीजिए, कोई भी आपके पास जो है जो रिटायर होने के बाद कोई ऐसी संस्था चलाने लग जाए, किसी भी तरह का वेलफेयर में काम करना लग जाए, वो उनके अंदर क्या है, जनरेटिविटी। दूसरे होता है स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन वाले क्या है, रिटायर के बाद बैठ जाएंगे कि हम तो रिटायर हो गए, हमने तो काफ़ी पैसे कमा लिए, आराम से अब बैठ कर खाएंगे, ये क्या है, ये स्टेग्नेशन वाले, उनमें ठहराव आ जाता है। फिर आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में हम मैच्योरिटी के अंदर आपके पास है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी जिनमें होगी वो अच्छी मानी जाती है। ईगो इंटीग्रिटी वाले क्या है, खुद को ये मानते हैं कि जितनी अपॉर्चुनिटी मिली वो बेहतर अपॉर्चुनिटी थी और हमने उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर आपके लाभ लिया है। जो दूसरे डिस्पेयर वाले हैं वो जिंदगी भर खुद को कोसते रहते हैं कि जब पढ़ने लिखने के दिन थे तब हम घूमते फिरते रहे, रीले बनाते रहे, रीले देखते रहे और ये समय जो है खराब कर दिया। वो ईगो डिस्पेयर में जाएंगी जब उनका अंतिम समय आएगा उस समय। तो ये थी लाइफ टाइम डेवलपमेंट थ्योरी, एरिक्सन की 8 स्टेजेस में दी गई है। अगली थ्योरी हमारी है मेस्लो की हायरार्की। मेस्लो की हायरार्की में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी है, 5। मेस्लो की हायरार्की स्टार्ट होती है बॉटम से अप की ओर। पहले मेस्लो क्या कहते हैं कि जब पहली तरह की नीड पूरी होगी तब जाके आपके दूसरे नीड पर आप चले जाओगे और जब दूसरी नीड पूरी होगी फिर आप थर्ड पर आओगे, जब थर्ड पूरी होगी फिर फोर्थ पे आओगे और फिर अंत में आपके पास 5th पे आओगे। प्रश्न पूछा जाता है कि पहली कौन सी है, अंतिम कौन सी है, ऐसे प्रश्न। कई बार इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि दूसरी के बाद कौन सी है थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। पहली स्टेज बायोलॉजिकल नीड्स हम इसको कहते हैं, कई जगह इसको जो है साइकोलॉजिकल नीड्स भी, फिजियोलॉजिकल नीड्स इसको कहा जाता है। तो पहली स्टेज आपके पास बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, जब ये नीड्स आपकी पूरी होगी, यानी कि जब आपके पास खाने के लिए जो है खाना होगा, पहनने के लिए कपड़े होंगे, तो फिर पीने के लिए पानी होगा, सांस लेने के लिए एयर होगी, तो जब ये चीज़ें आपकी पूरी होगी तब आप सोच पाओगे दूसरे स्टेज के बारे में। दूसरी है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या होगा कि जब ये चीज़ें आपके पास होगी फिर आप सोचोगे आपके पास एक घर होना चाहिए, आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, आपके पास ऐसा घर होना चाहिए कि ठंड में आपके ठंड ना लगे या धूप सीधी अंदर ना जाए, बारिश अंदर ना जाए, ये चीज़ें सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो सेफ्टी की ओर फिर आप भागोगे। जब सेफ्टी पूरी हो जाएगी फिर आप जाओगे लव एंड बिलोंगिंग पर। लव एंड बिलोंगिंग में क्या है कि आपका एक परिवार होगा, आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, आप ये एक भाईचारा बनाने की कोशिश करोगे, रिश्तेदारी बनाने की कोशिश करोगे, तो ये थर्ड नीड के अंदर आपके आएगा। और जब आपको ये मिल जाएगा फिर आती है फोर्थ में क्या आता है, स्टीम। स्टीम का मतलब है कि अब आपके पास सब कुछ है, आपके पास बायोलॉजिकल्स पूरी है, नीड पूरी, सेफ्टी नीड्स भी है, परिवार आपका बन गया है, रिश्तेदारी बन गया है। स्टीम में आप क्या चाहते हैं कि एक आपके पास समाज में आपकी पहचान हो, सम्मान आपको मिले, लोग आपको पूछें, लोग आपको बड़ा बनाएं, ये स्टीम में आता है। और अंततः जो हम देखते हैं, अंत में आपके पास आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों से परे चला जाता है। परे का मतलब है व्यक्ति इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। अब व्यक्ति स्वयं की खोज करता है कि मैं क्यों आया हूं, मेरे आने का क्या उद्देश्य था, इस लाइफ में जो है मेरा जो आने का उद्देश्य है क्या वो पूरा हो पाया, और इस उद्देश्य को है मैं किस तरह से प्राप्त कर सकता हूं। जिंदगी जो है क्या है, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, क्या मेरे कर्म थे, उन कर्मों के अनुसार मैंने अपने काम किए, क्या जो मुझे जो ड्यूटी दी गई थी क्या मैं उसको निभा पाया, क्या मैं सोशल के लिए कुछ कर पाया, समाज के लिए कुछ कर पाया, क्या कहेंगे आपके वेलफेयर के लिए कुछ कर पाया। इस तरह की चीज़ें आपके व्यक्ति के मन में आएगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मेरा उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य के लिए क्या मैं अपना 100% दे पाया। इस तरह की चीज़ें आपके डिज़ायर वगैरह जो आपकी रहती हैं वो इसमें आएंगे। अगली थ्योरी है हॉवर्ड गार्नर की, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये हॉवर्ड गार्नर की है। हॉवर्ड गार्डनर इनकी थ्योरी है। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि होती है वो एक तरह की बुद्धि नहीं होती है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। व्यक्तियों में बहुत तरह की बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो इनके द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। कितनी तरह की बुद्धि की बात करते हैं, 7 तरह की बुद्धि की बात इन्होंने की है। पहले 7 तरह की है, बाद में इसमें अमेंडमेंट होता है, फिर आपके 8 हो जाता है। वर्तमान में तो ये 9 है, लेकिन अभी जो प्रश्न है अमेंडमेंट के हिसाब से
ये आंसर आपके पास क्या होगा, राइट होगा। पहले ये 7 थी, एक इसमें बाद में जुड़ी है, अब इसमें एक और भी जुड़ गई है, लेकिन अभी तक ये बुक्स में नहीं आए। तो जब लगभग आपके पास 2025 में अगर आप देख रहे हो तो अभी तक तो ये अपडेट नहीं है कि 9 वाला, 8 अभी इसको कंसिडर करना आप 2025 के लिए, तो कम से कम 26 में फिर आपने देख लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, हॉवर्ड गार्नर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, किस तरह से आपके कहते हैं कि व्यक्ति में किस तरह की बुद्धि होती है। हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों में क्या हो, काइनेस्टिक इंटेलिजेंस हो। काइनेस्टिक इंटेलिजेंस वो व्यक्ति जो डांस वगैरह अच्छा कर लेते हैं, बॉडी मूवमेंट अच्छी कर लेते हैं, योगा वगैरह अच्छी कर लेते हैं, उन व्यक्तियों में किस तरह की इंटेलिजेंस होगी, काइनेस्टिक होगी। कुछ व्यक्तियों में हो सकता है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो, यानी कि अच्छे म्यूजिक की समझ हो, किस लय से कौन सा गाना गाया जा रहा है, कौन सा स्वर इसमें लगा है, कौन सा सुर इसमें लगा है, कौन सा नहीं लगा है, इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज वगैरह है, तो हो सकता है उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो। तीसरी की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है किसी व्यक्ति में मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो, उसको अच्छा ज्ञान हो, मैथ वगैरह की कैलकुलेशन वगैरह की उसको अच्छी नॉलेज हो, तो हो सकता है उसमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो सकती है। हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर क्या है, व्यक्ति के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होगा कि व्यक्ति को 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा। 2 भाषाएं, ऐसा नहीं कि मातृभाषा आपकी हिंदी भाषा, ऐसा नहीं, 2 भाषाएं कम से कम इंटरनेशनल आपकी लैंग्वेज। हो सकता है आपको एक जापानी आती हो सकता है आपको जो चाइनीज आती हो सकता है आपको फ्रेंच आती हो सकता है आपको इंग्लिश आती हो। तो इससे 2 या 2 से अधिक जो भाषा है, तो हो सकता है आपके पास क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। अगर ये नहीं होती तो आप इन भाषाओं को अर्जित ही नहीं कर पाते। ऐसा हॉवर्ड गार्नर कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की जो फील्ड है वो उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से है। कोई व्यक्ति अपने आप उस फील्ड में नहीं आ जाता, बल्कि उस व्यक्ति के पास उस तरह की बुद्धि होती है, तब जाकर वो उस फील्ड में सक्सेस हो पाता है। ऐसा आपके पास कौन कर रहा है, हॉवर्ड गार्नर। फिर आपके पास क्या है, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में कोई चित्रकार है, कोई पायलट है जो कि मैप रीडिंग वगैरह अच्छे से कर सकता है, ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज रखता है, तो उसमें फिर आपके पास हो सकता है कौन सी हो, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस हो। फिर आता है आपके पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होता है कि आपके पास अगर आप पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, आप इसको संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हो, अपने लेवल पर आप जो है पेड़ लगा रहे हो, अपने लेवल पर कहीं आप कैंपिंग करने जाते हो तो वहाँ पर आप साफ सफाई करके आते हो, यानी कि पर्यावरण के प्रति अगर प्रेम आपको है तो उसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उन व्यक्तियों में आपके पाई जाती है। फिर आता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल एक एक समझना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं, चाहे वो आपके पास एक इंटरव्यूअर हो, यानी कि आपके पास 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है, एक अच्छा पत्रकार भी हो सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट भी आपके हो सकता है, एक अच्छा वक्ता भी हो सकता है, तो इनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरा होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति क्या है, खुद को अच्छे से समझ पाते हैं, मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है ये मेरे डिसीजन है और मैं अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से निर्णय ले सकता हूं। जो व्यक्ति खुद को समझ पाते हैं कि उसको सेटिस्फेक्शन किस काम में मिलेगी, उनके अंदर जो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस व्यक्ति ओके। जैसे मुझे पता है कि मुझे टीचिंग करनी है, मेरा अपना है कि मुझे टीचिंग ही करनी है। एक बार बीच में मैं वेटनरी ज्वाइन करने गया, वेटनरी मैंने ज्वाइन की, हालांकि मैंने बीएड की है, मैंने एमएड की है, उसके बाद मैंने वेटनरी भी बीच में कुछ समय के लिए ज्वाइन की थी एमएड से पहले। तो मुझे लास्ट में ये रियलाइज़ हुआ, 3-4 महीने के अंदर मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे जो है टीचिंग करनी है, और मैं वहाँ पर भी टीचिंग करवाने लग गया वेटनरी में, कॉलेज के अंदर मैं जो टीचिंग करवाने लग गया। अंततः मुझे लगा कि जब मुझे टीचिंग ही करवानी है तो मैं वापस अपने फील्ड में आता हूँ, और मैंने छोड़ दिया। तो मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, यानी कि मुझे अपने समझ खुद को है। मैंने बीच में छोड़ दी ट्रेनिंग और उसके बाद मैं वापस आ गया अपने फील्ड में। तो ये क्या है, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति क्या है, वो जल्दी ये समझ पाते हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ डिसीजन लिए, उन डिसीजन से वापस हटना है तो समय पर हट जाते हैं। ये क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति हैं। अभी का कोई एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। बीच में अभी मुझे तो टीचिंग का बहुत शौक है, तो टीचिंग मेरा प्रोफेशन है। बीच में मैंने क्या किया, बिजनेस पर्पज़ के लिए, बिजनेस बनाने के लिए मैंने क्या किया, बस ट्रांसपोर्टेशन का जो है बिजनेस मैंने शुरू किया। एक बस मैंने ले ली और उसको रूट पर भी चला दिया, अपने अंडर ऑनरशिप में मैंने बस ली। ट्रांसपोर्टेशन का जो है मैंने ऑपरेटिंग का काम शुरू किया, और मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि 1 वीक के अंदर मैं जो है टीचिंग से हट रहा हूँ। मुझे समय नहीं मिल पा रहा है क्लासेस लेने के लिए, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए। तो मुझे क्या है, लास्ट में ये रिग्रेट हुआ कि मैं पिछले 4-5 साल से इसी की खातिर मैंने वेटनरी छोड़ दी, और उसके बाद में अपनी लाइन से फिर मैं भटक कर एक बिजनेस में जाने के लिए मैं जो लाइन चेंज कर रहा हूँ। फिर बाद में क्या है कि वो बस मैंने वापस रीसेल कर दी। तो ये क्या है, इंट्रापर्सनल। मुझे ये जल्दी रियलाइज़ हो गया, रिग्रेट मुझे लग गया होने कि मैं पढ़ाने से छूट रहा हूँ, मुझे लाइब्रेरी में खुद के लिए समय नहीं मिल पा रहा, पूरी टेंशन आपके उस तरह की चल रही हैं। तो ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्तियों के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये है हॉवर्ड गार्नर की मल्टीपल
इंटेलिजेंस। फिर आता है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी कहा जाता है, एसआई मॉडल भी इसको कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट इसको कहा जाता है। इसमें त्रिआयामी सिद्धांत जिसने दिया था, 3 आयाम दिए थे, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। ये 3 आयाम कई बार पूछे जाते हैं, ये आपने याद रखना। इसमें पहले 120 तरह के इसमें बताया था, फिर इसमें अमेंडमेंट करके 150 हुआ और वर्तमान में ये 180 है। अब ये कैसे कैसे हैं ये आपको समझना पड़ेगा, इसका अलग से फॉर्मूला है, इसको समझाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सीधे सीधे आपको पता रखना है कि एसआई मॉडल किसने दिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गिलफोर्ड ने दिया है। कितने तरह के आयाम है, 3 तरह के आयाम है। और कितने तरह के फैक्टर किसने बात की है, तो वर्तमान में इसमें 180 है, जबकि कई बार 180 ऑप्शन में नहीं होता तो 150 ऑप्शन में होता है, 150 लगा देना। अगर 150 भी नहीं हो 120 होगा, क्योंकि अमेंडमेंट से पहले ये 120 की बात करते थे, 120 इसने बताया था, तो फिर ये भी आपके सही होगा। ठीक है, अगली थ्योरी आपके पास है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। और कुछ थ्योरी मैं बताता हूँ, जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है। यूनिफैक्टर थ्योरी आपके टर्मन और जो स्टर्न है इनके द्वारा आपकी दी गई थी। 2 फैक्टर थ्योरी ये स्पेयरमैन की है। 2 फैक्टर इसने कौन कौन से बताया है, एक एस फैक्टर बताया है, दूसरा जी, एस मतलब स्पेसिफिक, जी मतलब जनरल। ये विशिष्ट और सामान्य जो आपके कारक की बात करते हैं, ये कौन करते हैं, ये आपके पास स्पेयरमैन करते हैं 2 फैक्टर थ्योरी में। मल्टी फैक्टर आपको पता है थॉर्नडाइक की है, साथ में मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये किसकी है, ये आपके हमने कर दी है, हॉवर्ड गार्डनर की है। इसके अलावा ग्रुप फैक्टर किसकी है, थॉर्स्टन की है। और ट्रायर्किक थ्योरी ये स्टर्नबर्ग की है। इसके अलावा आपके पास सिगमंड फ्रायड की पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है सिगमंड फ्रायड की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन की 3 अवस्थाओं की बात देखने को मिलती है। और ये 3 अवस्थाएं जो आपको क्या समझाती हैं कि व्यक्ति जो डिसीजन लेगा वो इसके बेस पर लेगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो किस तरह से ये इफेक्ट करती हैं किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को, और पर्सनालिटी जो हमें शो होगी वो किसके बेस पर होगी। इसमें भी 3 चीजें हैं। सेंटर में ईगो आता है, इधर सुपर ईगो आता है, और इधर आपके पास ईद आता है। ईद, ईगो, सुपर ईगो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईद क्या काम करता है, ईद आपका काम करता है इच्छाओं की प्राप्ति के लिए। ईद जो है आपको किसी भी हद तक ले जा सकता है। ईद को क्या है, ये आईडी है ईद। ठीक है, ईद क्या करेगा, ईद किसी भी व्यक्ति को क्राइम करने से जो है मजबूर कर सकता है, क्राइम करने के लिए मजबूर कर सकता है। जिन व्यक्तियों में ईद हावी हो गया वो व्यक्ति पतन की ओर जाते हैं, क्योंकि वो फिर गलत कामों से भी नहीं हटते हैं। ईगो की अगर मैं बात करूं, ईगो बैलेंस करेगा इसको भी और सुपर ईगो को भी। सुपर ईगो हमेशा नैतिकता की बात करेगा कि हमें हमेशा जो है सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूं क्यों आपके सुपर ईगो भी हानिकारक है। ईद तो हानिकार है ही है, सुपर ईगो भी हानिकारक है। सुपर ईगो क्यों हानिकारक है, सुपर ईगो क्या बात करेगा कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति के पीछे 2 गुंडे आपके दौड़ रहे हैं, और वो 2 गुंडे उस व्यक्ति के पीछे एक धारदार चाकू लेकर दौड़ रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि हमें वो व्यक्ति मिल जाए तो हम जो है उस व्यक्ति को खत्म कर दें। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा एक व्यक्ति दौड़कर आ रहा है और वो आपके सामने वो छुप गया है। अब पीछे से 2 व्यक्ति आए, उसने आपसे पूछा कि आपने उस व्यक्ति को देखा है। अगर आपके अंदर ज़्यादा सुपर ईगो है कि सत्यवादी आप हो, तो आप बता देंगे कि वो व्यक्ति यहाँ पर छुपा है और उस व्यक्ति को निकाल कर वो मार देंगे। तो ऐसे में क्या समस्या है कि सुपर ईगो भी आपके नैतिकता हर जगह सही नहीं है। नैतिक आपके बनना चाहिए, लेकिन जहां पर जरूरत पड़े। तो इन दोनों को बैलेंस करने का काम ईगो करता है। ये है पर्सनैलिटी की सिगमंड फ्रायड की थ्योरी। यहां पर एक चीज याद रखना है, जो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की जब इसने बात की थी, तो इसने ये कहा था कि जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारा सिर्फ 10% है, जबकि 90% क्या है, अनकॉन्शियस। यानी कि 1/10 की जो बात करते हैं वो ये है। एक इसकी तुलना जो है किससे की थी, भूखंड से की थी। कौन सा भूखंड, एक जो है बर्फ का जो टुकड़ा है जो कि 90% पानी के नीचे रहता है, जबकि आपके पास 10% पानी के ऊपर रहता है। तो 10% ये कॉन्शियस माइंड है, जबकि अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास व्यक्ति के किसी काम की नहीं है। तो थोड़ा जोर डालने पर वापस भी आ सकते हैं, कई बार आपके आती भी नहीं है। तो ये चीजें हैं सिगमंड फ्रायड की पर्सनैलिटी की थ्योरी से। फिर आपके पास कुछ डोमेन्स आ रहते हैं। डोमेन्स में आपके पास 3 तरह के डोमेन्स है। कौन कौन से, अफेक्टिव, अफेक्टिव से पहले आपके पास इसको कॉग्निटिव हम लेंगे पहले, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। इसको लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। कॉग्निटिव डोमेन्स में वो सारी चीज़ें जिसमें हम किसी भी तरह से दिमाग का प्रयोग करते हैं। अगर कोई समस्या का हल आपको दिया जाए, समस्या का हल दे दिया, मान लीजिए कि आपको कोई कैलकुलेशन दे दी गई, आपसे कहा गया कि MA/CA मल्टीप्लाई बाय जो 100 है, एक फॉर्मूला है। आपको कहा गया मेंटल एज 8 और क्रोनिकल एज 10 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके लिए आप जो हल करेंगे ये कॉग्निटिव डोमेन्स के माध्यम से करेंगे। अफेक्टिव डोमेन्स में आपके पास हो सकता है कि आपको क्या कहा जाए
कि एक साइड आपकी पत्नी डूब रही है, एक साइड आपके पास पति डूब रहे हैं। पति तो चलो खुद आपके पति से प्रश्न है। एक साइड आपकी माँ डूब रही है पानी में और एक साइड आपके पास हो सकता है कि आपकी जो है पत्नी डूब रही है। आप दो में से किसको बचाएंगे? यह है अफेक्टिव डोमेंस वाला। इसका जो हल निकलेगा वो भी कॉग्निटिव बेस पर निकलेगा। इमोशनली व्यक्ति डैमेज है, इमोशनली है, लेकिन जो इसका हल निकालेगा वो लॉजिकल भी निकाल सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये अफेक्टिव हो, लेकिन ये सीधा हार्ट से आपके जुड़ा है। जब ये हार्ट से जुड़ा है तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है 3H से। ये 3H क्या है? कॉग्निटिव का मतलब हेड, सेकंड में आपके पास क्या है? अफेक्टिव का हार्ट, और साइकोमोटर में हैंड। ये 3H क्या है? तो ये 3H से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे भी चीज़ों को आपने याद रखना है। तो ये आपके पास लर्निंग डोमेन्स आपके देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज यहीं तक करते हैं। थ्योरी वाले ये इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने आपके साथ डिस्कस की, कहीं ना कहीं आपके लिए निस्संदेह हेल्पफुल रहेगी और आपको समझने भी आसान होगी। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे क्लासेस के अंदर। बाकी इसका एक नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें, पेडागोजी वाला सेक्शन कैसे कवर करेंगे, वो मैं आपके लिए एक अलग पार्ट में लेकर आऊँगा। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बाकी आप चाहे तो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई क्लास में।